मित्रों, आज मैं भारत क्या है इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए प्रस्तुत हूँ। कई बार मेरे महाविद्यालय के मित्रों ने मुझसे कहा कि लोग भारत माता की जय क्यों बोलते हैं। भारत माता तो है नहीं। और मेरे उत्तर देने पर वो मानने को भी तैयार नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं में अपूर्ण होता है वही अपने को संपूर्ण मान भी लेता है। जो पूर्ण है, यूँ तो संसार में कोई पूर्ण है ही नहीं, लेकिन फिर भी जो अन्यान्य विषयों का स्पर्श किया है उसे हम लोग पारावर्य मानते हैं, पूर्ण मानते हैं, और उसी के हिसाब से उत्तर देते हैं। न मानने वाला कभी नहीं मानेगा और मानने वाला कोई तर्क नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी चीज को मानने के लिए तर्क आवश्यक नहीं है। मैं पहले भी कई बार इस बात की चर्चा कर चुका हूं कि अनुभव दो प्रकार का होता है, यथार्थ और अयथार्थ। तो अयथार्थ अनुभव के तीन भेद होते हैं: संशय, विपर्यय और तर्क। तो किसी विषय में तर्क करना यह बुद्धिमत्ता का द्योतक नहीं है, बल्कि अज्ञान का द्योतक है। मैं इसका मतलब कतई नहीं कह रहा हूं कि किसी विषय पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप चर्चा खूब कीजिए, लेकिन जिज्ञासु भावनया चर्चा करिए, विजिगीषया चर्चा न करिए। जीतने की इच्छा में तर्क होता है और जानने की इच्छा में तर्क नहीं होता है। तो हम लोग किसी भी विषय पर जो तर्क वितर्क करते हैं, वहां हमारा उद्देश्य जानना कम होता है, जीतना अधिक होता है। तो अब हम भारत शब्द पर विचार करेंगे। भारत क्या है? तो तीन भरत हुए हैं। एक केकई पुत्र भरत, एक शकुंतला पुत्र भरत और एक जन भरत। तो जन भरत तो योगी थे, उन्हें तो इन सब चीजों से कोई मतलब था नहीं। और केकई भरत राम के छोटे भाई थे। तो उनके पहले राजा राम थे, उनसे पहले दशरथ थे, उनसे पहले रघु थे, अश थे, बहुत सारे लोग थे। तो इनसे भी संभावना नहीं लगती है कि इनका स्थापित किया हुआ, बसाया हुआ भारत है। अब एक भरतादागतम भारतम, जो भरत शकुंतला पुत्र हुए हैं, उनसे भारत की कल्पना की जा सकती है। वस्तुतः भारत एक देश को हम कहते हैं, लेकिन देश केवल जमीन का भू का एक खंड मात्र न होकर के वहां जितना कुछ है, नदियां, पर्वत, लोग, राज, पशु, पक्षी,
चींटी से लेकर के हाथी तक जो भी जीवा जंतु हैं, जीव हैं, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मनुष्य हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, ये सब मिल करके भारत होता है। यूं भी भारत शब्द 2 शब्दों से बना है और इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास भी हुआ है। भायाम रतम भारतम, जो प्रकाशमय हो, जो प्रकाशमय हो वह भारत है। ये कहने का आधार क्या है? हर लोग अपने देश को उत्कृष्ट और उच्च बताने की कोशिश करते हैं, पवित्र बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन बता देने मात्र से तो कुछ होता नहीं है। बताया तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन सब कुछ होता नहीं। बहुत सारे मिथ्या भाषण होते हैं। तो यहां पर भायामृतम भारतम, ये जो सप्तमी तत्पुरुष है, इसका आधार है कि भारत ज्ञान का स्रोत रहा है। क्योंकि यहां सबसे पहले ऋषि महर्षियों ने ज्ञान का खोज किया। वेद उनके हृदय में उद्भूत हुआ और वेद ज्ञान का स्रोत है। क्योंकि विद ज्ञाने धातु से, विद सत्तायाम धातु से, विदली लाभे धातु से और विद विचारणे, इन 4 धातुओं से घय प्रत्यय करके वेद शब्द बनता है, जो ज्ञान का, सत्ता का, विचार का और लाभ का द्योतक है। यहां लाभ से तात्पर्य व्यापार का लाभ नहीं है, अलभ्य लाभ, योग से मतलब है। तो यहां पर जो सप्तमी तत्पुरुष भायामृतम भारतम यह बना है, भा में रत भारत, तो चूंकि यह देश सहस्रों वर्ष पूर्व से, सृष्टि के उद्भव काल से ही ज्ञान का स्रोत रहा है और संपूर्ण विश्व को हमने कुछ न कुछ प्रदान किया है, दिया है। यह कहने मात्र से नहीं होगा कि हम विश्व गुरु हैं, यह हमारे कहने का विषय नहीं है। यह बिना कहे ही स्वतः सिद्ध है कि हम विश्व गुरु हैं। हमने शून्य दिया, दशमलव दिया, अंकानाम वामतो गति का सिद्धांत दिया। तो हमने दिया, इस बात पर केवल गर्व करने से बात नहीं बनती है। यह हमारा कर्तव्य था, हमारे पास अगर है तो हमें देना ही चाहिए। और इसके लिए हमें श्रेय बटोरने की आवश्यकता नहीं है कि हमने दिया और हम हैं। हमारे ऋषि महर्षियों ने दिया। यहां तो ऐसे ऐसे त्यागी हुए कि अपना शरीर ही दान में दे दिया, दधीची हुए, शरीर की ही दे दिया पूरा। उनकी सिर की हड्डियों से, सिर से गदा बना और घुटने से और कुहनी से गांडीवम बना। और आज भी तमाम व्यवस्थाएं हैं नेत्र दान की, कर्ण दान की, हृदय दान की। पूरा शरीर लोग दान करते हैं मेडिकल कॉलेजेस को। लेकिन यह बखान करने की बात नहीं है कि हम दिए हैं, क्योंकि जो देता है हम उसको बहुत उत्कृष्ट इसलिए नहीं मानते हैं कि वो तब देता है जब उसके लायक वो नहीं रह जाता है। दान का मतलब यह नहीं है कि हमारे पास कुछ अधिक है तो दे दिया, हम दानी हो गए। नो,
हमारे पास जो है वो सब दूसरे के लिए है ना। हमारे पास जो भी कुछ है वो हमारे लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है। तो उसको दिया, वो दान हुआ। तो भारत जो विश्व गुरु रहा है वो हर प्रकार से रहा है। लोकतंत्र जो विश्व पटल पर संपूर्ण रूप से स्थापित हुआ, संपूर्ण रूप से तो नहीं कहेंगे, आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां लोकतंत्र का सम्मान नहीं होता है। यह बात सही है कि सभी तंत्रों में महत्वपूर्ण तंत्र लोकतंत्र है, जहां सबको और सबकी और सबके लिए और सबको उद्देश्य बना करके जो उपाय किया जाए वह लोकतंत्र है। तो इस माने में हम निश्चित रूप से जो हमारे नेतागण कहा करते हैं हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, हम लोकतंत्र की जननी हैं, तो निश्चित रूप से यह लोकतंत्र हमको विरासत में मिला है और हम फक्र के साथ, गर्व के साथ यह कह सकते हैं कि हम लोकतंत्र के जननी हैं। लेकिन तदनुरूप हमें लोकतंत्र के संवर्धन में अपना योगदान भी देना चाहिए। तो भारत चूंकि सृष्टि के आरंभ से ही ज्ञान का स्रोत रहा है, लोकतंत्र का वितरक रहा है, भाषाओं का विकासक रहा है, अन्यान्य विषयों का अन्वेषक रहा है और स्वयं उसका उपभोग कम किया और दूसरों के उपभोग के लिए अधिक से अधिक छोड़ा। इसी अवधारणा का प्रतीक है वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्वम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो भारत आज से नहीं, हमेशा से ज्ञान का स्रोत रहा है, ज्ञान से परिपूर्ण रहा है और वो ज्ञान दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय प्रदान करता रहा है। हमारे यहां लोकतंत्र की यही अवधारणा है, सर्वजन सुखाय, बहुजन सुखाय नहीं, सर्वजन सुखाय। और जन किसे कहते हैं? जन माने मनुष्य नहीं, जनयति इति जनः, जायते इति जनः, दोनों परिस्थितियां बनती हैं। तो जो भी उत्पन्न होता है, चाहे कोई भी जीव हो, ये ठीक है कि सभी जीवों की उपयोगिता समान नहीं है। जो गाय की उपयोगिता है वो मच्छर की उपयोगिता नहीं है। मच्छर हमारे जीवन के लिए, हमारे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए घातक है, मक्खियां घातक हैं, लेकिन हम उन्हें भी मारने में, नष्ट करने में संकोच करते हैं, क्योंकि उनमें भी जीव है। और हमारे यहां तो यह परंपरा रही है कि हम घातक जीवों का भी सम्मान तथावत करते रहे हैं। यथावत सम्मान हम बड़े ज्ञानप्रद विषयों का करते रहे हैं, बड़े बड़े लोगों का करते रहे हैं, विद्वानों का करते रहे हैं, राजा महाराजाओं का करते रहे हैं। उसी तरह से हमने नदियों को भी पूजा, पहाड़ों को भी पूजा, सांपों को भी पूजा, हाथी को भी पूजा और चूहे को भी पूजा। तो मक्खी मच्छर भी हमारे लिए समादरणीय है, क्योंकि वो जीव हैं। ये ठीक है कि समाज के लिए घातक हैं, लेकिन कवि तुलसीदास जो हैं, संत तुलसीदास जी,
वो तो भूत प्रेतों का भी स्मरण किए हैं, असुरों का भी स्मरण किए हैं अपने रामचरितमानस में, सबका अभिवादन किए हैं। जितना श्रेष्ठ सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र हैं, उतना ही सम्माननीय हमारे यहां शनि देव भी हैं और राहु केतु भी हैं। ठीक है कि राहु अमृतपान करने के लिए छल से बीच में आकर के देवताओं के बीच में बैठ गए, तो छल करने वाला भी हमारे यहां सम्माननीय होता है। तो भारत एक ऐसा देश है जिसने सबको कुछ ना कुछ दिया। अब यहां पर हम भारत माता क्यों कहते हैं, यह प्रश्न उठाना लाजमी तो लगता है, क्योंकि भारत शब्द जो है, जब हम भारत देश कहते हैं तब तो यह पुल्लिंग होता है, लेकिन जब हम केवल भारत का प्रयोग करते हैं तो यह नपुंसक लिंग है। तो नपुंसक लिंग कौन होता है? नपुंसक लिंग न स्त्री न पुमांचति नपुंसक, न स्त्री हो न पुरुष हो, नर्मादा से भिन्न हो। तो ऐसे शब्द नपुंसक लिंग होते हैं। तो भारत मां कैसे हो सकती है? भारत एक देश है, भा में रत है, सामान्य देश नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो हमारे और देश हैं, एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के, अफ्रीका के, ये इन सारे देशों को लेकर के हम नहीं कह रहे हैं। हमारा ये कहना है कि देश जो बनता है वो केवल भूखंड से नहीं बनता है। अब हमारे देश को माता भी माना जा रहा है, वो पिता भी है, भाई भी है, बंधु भी है। एक हमारे यहां अवधारणा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यहां पर एक ही ईश्वर को सब कुछ कहा जा रहा है, त्वमेव माता। अब ईश्वर तो पुल्लिंग है, तो माता कैसे हो सकते? लेकिन कहा जा रहा है वो पिता तो है ही है, जगत पिता है, भाई भी हैं, सखा भी हैं, मित्र भी हैं, सखा को मित्र है, विद्या भी है, धन धान्य भी है, सब कुछ वही है, और देवताओं के देवता हैं, माता भी है। तो भारत के लिए यह नियम लागू होता है कि भारत जो है वो सब कुछ है, माता भी है, पिता भी है, भाई भी है, मित्र भी है, धन धान्य भी है, सब कुछ है। क्योंकि अगर भारत नहीं है तो हमारी सत्ता, हमारी स्थिति कैसे बनेगी? बिना भारत के तो हम नहीं रह सकते। भारत है तो हम हैं, भारत है तो लोकतंत्र है। पहले भारत है, उसके बाद हम सभी हैं। जब टैगोर साहब ने जनगण मन अधिनायक जय हे यह राष्ट्र गान लिखा, तो किसको भारत माना? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा जनगण के मन को अधिनायक जनगण का मन है ना। अधिनायक ईश्वर तो है ही है, लेकिन मन पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, सारी इंद्रियों को चलाता है। भारत के भाग्य का विधाता भी तो मन ही है। सारे लोग मिलजुल करके आपस में सौजन्य स्थापित करते हुए रहेंगे, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होंगे, सब कुछ सबके लिए करेंगे,
तो तभी ना वो भारत के भाग्य का विधाता बनेंगे। विधाता तो विधाता है ही है, विशेष धारण करने वाला तो ईश्वर है ही है, लेकिन भारत भाग्य विधाता मनुष्य भी तो है। और किसको भारत कहा? पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। पंजाब को कहा, सिंध को कहा, गुजरात को कहा, महाराष्ट्र को कहा, द्राविड़ को कहा, और उत्कल को कहा, और बंग को कहा। ये हमारे भारत हैं। केवल भारत भूखंड नहीं है, इसके जो राज्य हैं, राज्य में जो लोग हैं। अब उसके बाद किसको कहा? पर्वतों को कहा, विंध्य, हिमाचल, विंध्याचल, विंध्य प्रदेश, विंध्य घाटी, हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश नहीं था उस समय ना, हिमाचल पर्वत था। हिमांचल जो है, हिम का जो अंचल है वो पर्वत था। और किसको कहा? यमुना, गंगा। यमुना और गंगा, इनको क्या कहा? भारत। ये सब मिलकर के भारत हैं। तो जब सब मिलकर के भारत हैं, नदियां भी भारत हैं, पर्वत भी भारत हैं, राज्य भी भारत हैं, उनमें रहने वाले मनुष्य भी भारत हैं। अब राष्ट्रीय वृक्ष हमारा क्या है? बरगद है, तो बरगद भी भारत है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर है, मोर है, तो वो भी भारत है। तो भारत किसी एक चीज को नहीं कहा जा सकता है। और जब सबको मिला करके हम भारत कहते हैं, विशेषता है ना इसमें, भा में रत है ना, प्रकाश से ओतप्रोत है। अब प्रकाश से मतलब केवल सूर्य और चंद्रमा से नहीं है, प्रकाश से मतलब यहां ज्ञान से है, विवेक से है, बुद्धि से है, जिससे हमारे आसपास वालों का, हमारे इस पूरे राज्य का, पूरे राष्ट्र का उद्भव होता हो, उत्थान होता हो, जिस चिंतन से, जिस मनन से, जिस कृति से, उन सबको हम भारत कहेंगे ना। भारत किसी एक चीज को तो नहीं कह सकते। इससे भी अच्छा उपाध्याय जी ने, बंकिम चंद्र उपाध्याय जी ने जो कहा, वंदे मातरम, वो किसको माता मान रहे हैं? वो माता भारत को मान रहे हैं। वंदे मातरम, भारत भूमि ये हमारी माता है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। आप देखिए, भारत राष्ट्र की, देश की बात तो है ही है। भारत भूमि जो है वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है ना, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है हमारी जन्मभूमि। तो जन्मभूमि से तात्पर्य उस जगह से थोड़ा है जहां हमने जन्म लिया। हम जब विदेशों में जाते हैं, जब हम पंजाब में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे, तब तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश के हैं। तब हम यह नहीं बताएंगे कि हम रामपुर के हैं और बलिया के हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे जिले में जाएंगे तो हम कहेंगे बलिया के हैं, बनारस के हैं, गाजीपुर के हैं। वहां पर भी हम किसी न किसी को यह मानेंगे कि कौन कहां का है। यह देखना पड़ेगा कि बलिया, गाजीपुर, बनारस, इसको भी मानने के लिए हम किसी एक व्यक्ति को नहीं, हम एक जिले को नहीं, हम इन सबको प्रकट कर रहे हैं। भारत को भी, उत्तर प्रदेश को भी, मंडल को भी, जनपद को भी। और यह केवल बलिया कहने से नहीं होता है।
ये रामपुर महाबल कहने से बलिया का, गांव का तो होता ही होता है, बलिया का, मंडल का, राज्य का और राष्ट्र का, सबका बोध होता है एक गांव के नाम से। तो इसलिए हम भारत केवल देश के भूखंड को नहीं मानते हैं। देश के जितने संसाधन हैं वो भारत हैं। देश के जितने प्राणी हैं सब भारत हैं। देश के जितने नदी और पहाड़ हैं सब भारत हैं। और इस दृष्टि से हम जब विचार करते हैं तो भारत माता भी है, भारत पिता भी है, भारत भाई भी है और भारत मित्र भी है। लेकिन आज जो यह एक भ्रम फैला हुआ है कि भारत केवल व्यक्ति मात्र का समूह है और व्यक्ति में अगर यह अहंता आ जाए कि सर्वम अहम एव अहम ब्रह्मास्मि, अगर यह व्यक्ति कहना शुरू कर दे अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि नारद ने कहा और उनकी परीक्षा शुरू हो गई। सोहम, यह कहने से नहीं होगा। बड़ी विडंबना है हमारे यहां कि हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं, पढ़ते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं। हमारे अंदर तमाम बुराइयां आ गई हैं और ये सब अहंकार के द्योतक हैं। जो हमारे कथन में हो वही हमारे कर्म में हो, तब यथार्थ के धरातल पर स्वर्णिम सोपान, आदर्श का स्वर्णिम सोपान स्थापित होगा। अगर हमारी कथनी और करनी में भेद होगा तो यथार्थ के धरातल पर आदर्श का स्वर्णिम सोपान स्थापित नहीं कर सकते हैं। हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, इतना कहने के लिए हमें लोकतंत्र को परिपुष्ट करना पड़ेगा। हमें लोकतंत्र के उन विधाओं को भी जीने का प्रयास करना पड़ेगा जिन विधाओं में लोग खुले आसमान में रहते हैं। उन परिस्थितियों को जीने का प्रयास करना पड़ेगा और तभी हम वास्तव में अपने लोकतंत्र को, अपने देश को समझेंगे। देश को समझने के लिए गाड़ी, घोड़ा और बंगला नहीं चाहिए। हमें तो बहुत ताज्जुब होता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग और इतनी ओछी बातें करते हैं जिसको कहने में भी हमें संकोच होगा, शर्म आएगी कि हम ये क्या कह रहे हैं। जो कह रहे हैं वो दिखना भी तो चाहिए, जो हम कह रहे हैं वो होना भी तो चाहिए। तो हम जो कह रहे हैं वो जमीन पर तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। भारत अगर भा में रत है, प्रकाशमय है, प्रकाश से ओतप्रोत है, तो भारत के कण कण में वह प्रकाश दृष्टिगोचर होना चाहिए। उस प्रकाश के दृष्टिगोचर होने में हम कारण हैं और न होने में भी हम ही कारण हैं। अगर प्रकाश किसी एक व्यक्ति को प्राप्त होता है, प्रकाश से तात्पर्य अध्यात्म से तो है ही है। प्रकाश से तात्पर्य
देश के वैभव से भी तो है, वो भी तो चकाचौंध मचाता है, वो भी तो उपभोक्ता संस्कृति को जन्म देता है। तो अगर हम भारत के वैभव का एकमात्र उपभोक्ता हैं, तो इसका मतलब कि हम भारत के ज्ञान को अकेले ढके हुए हैं वृत्रासुर की तरह, जैसे उसने पानी को रोक रखा था। पानी को रोक रखा था। सबसे बड़ी बात यही है, हमारे भारत की यह अवधारणा है। दूसरों को तो हम नहीं जानते कि वो क्या मानते और वो क्या करते हैं, लेकिन मुझे यह लगता है कि वो हमसे कुछ माने में अच्छे हैं, क्योंकि अमेरिका जो कहता है वो करते हुए दिखता है। ये बात सही है कि अमेरिका जो भी कुछ करता है उसमें उसका अपना हित निहित है और अपने हित को देख करके ही वो सारा काम करता है। लेकिन फिर भी जहां हम लोकतंत्र की बात करते हैं, अब वहां पर दूध यूरिया से तो नहीं बनाया जाता है। वहां दुकान पर कोई जरूरी नहीं कि आदमी हो, आप सामान लीजिए, टोकन दबाइए, टोकन वहां उसको जमा करिए, निकलेगा और उतना पैसा जमा कर दीजिए। जो भी सामान आप लेंगे उसको आप लीजिए और उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहां एक स्थिति ये होती है कि हम बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन काम हम वो नहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए। हमारा जो लक्ष्य है वो काम करने का है, बात करने का नहीं है। बतकही में समय बिताने से बात नहीं बनेगा। हमें उस कार्य को करते हुए दिखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छी बातें कर लेना एक बात है, अच्छा काम कर लेना एक बात है। हम भारतीय कब हो सकते हैं? जब हमारा देश ही प्रकाशमय है, प्रकाश से ओतप्रोत है, तो हमको खुद भी तो कुछ होना पड़ेगा, तभी तो हम भारतीय कहे जाएंगे। भारतवर्ष, मैंने पहले ही कहा कि जमीन का टुकड़ा नहीं है, नदियों का समूह नहीं है, पहाड़ों का समूह नहीं है, भाषाओं का समूह नहीं है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हम सबको, नदियों को भी उतना ही सम्मान देते हैं, पहाड़ों को भी उतना ही सम्मान देते हैं, चींटी से लेकर के हाथी तक को उतना ही सम्मान देते हैं, और इतना ही नहीं, सांपों की भी पूजा करते हैं। तो जब सबको हम समान मानेंगे तब हम भारतीय हैं। और देशों में क्या होता है? और देशों में तो अपेक्षाकृत, मैं ये नहीं कहता कि जो विकसित राष्ट्र हैं वो सब कुछ बना के रखे हैं, जंगल की कटाई वहां भी होती है, लेकिन यहां से अधिक वहां जंगल वन क्षेत्र तो है। क्या कारण है कि हमें विदेशों से चीता मंगाना पड़ रहा है? क्या कारण है कि हमें विदेशों से हाथियां मंगानी पड़ रही हैं? इसका मतलब कि हम हिंसक हैं, हम चीता को मारते हैं, हाथियों को मारते हैं। चीताओं के लिए और हाथियों के रहने के लिए जो उचित वातावरण है, उस वातावरण को हम विनष्ट करते हैं, हम पर्यावरण का ह्रास करते हैं, हम अपने लिए जीते हैं। हमारा जीवन सिर्फ अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। और अगर हमारा जीवन दूसरों के लिए नहीं है, केवल हमारे लिए है, तो फिर तो हम आदमी कहां हुए? हम में और पशु में फिर अंतर कहां हुआ? और जब हम में पशु में अंतर नहीं हुआ तो हम भारतीय कहां से बन गए?
भारतीय बनने के लिए हमें स्वयं में हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। और यह मानना ही नहीं, इसको जीवन में उतारना पड़ेगा कि हम अपने लिए नहीं हैं, हम दूसरों के लिए हैं। हमारा सारा काम दूसरों के लिए है, हमारी सारी क्रियाएं दूसरों के लिए हैं। हम जो भी कुछ करते हैं मनसा वाचा कर्मणा, वो अपने लिए नहीं करते हैं। और वास्तव में है भी यही। शरीर किसके लिए है? अपने लिए है क्या? हाथ अपने शरीर के लिए है क्या? आंख अपने लिए है क्या? कान अपने लिए है क्या? ये दूसरों के बात सुनने के लिए भी तो कान है। दूसरों की कृतियां, कर्म और सद्ग्रंथ पढ़ने के लिए भी तो आंख है। केवल अपने लिए हम सब कुछ मान लेंगे कि हमारे लिए कुछ, सब कुछ हमारा है, तो ये तो भारत की अवधारणा नहीं है। भारत की अवधारणा तो कुछ दूसरी रही है। भारत में क्या विशेषता है? अनेकता में एकता। हम अनेकता में एकता को देखते हैं। यहां सैकड़ों भाषाएं हैं, यहां सैकड़ों हजारों जातियां हैं, और हम सबका सम्मान करते हैं, सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, सबके दुख सुख में शामिल होते हैं, सबके त्योहार को साथ मिलजुल करके मनाते हैं। तो यही हमारी भारतीयता है, और यही वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा भी यही है कि पूरी पृथ्वी, अब पूरी पृथ्वी से मेरा तात्पर्य केवल जमीन से नहीं है, केवल मनुष्य से नहीं है, सबसे है। पशु से, पक्षी से, कीट से, पतंग से, ये जितना भी कुछ है, नदियां हैं, पहाड़ है, ये सब हमारे परिवार के हैं। और एक बात मैं और बता दूं कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। तो भारत में सब कुछ है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि भारत में कुछ कम है। भारत में सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी हम में कुछ नहीं है। और हम में कुछ नहीं है वो इसलिए कि हमने अपने आप को सब कुछ मान लिया है। जिस दिन हम अपने आप को सब कुछ मानना बंद कर देंगे, जिस दिन हम अपने आप को सब में देखना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम दूसरों के सुख दुख में शामिल होना मंजूर कर लेंगे, उस दिन हम वास्तविक भारतीय कहलाएंगे। आज यह देखने में आता है कि हमारे जो अनुकर्ता थे, जिन्होंने हमसे सीखा, अगर हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र की जननी अगर भारत को मानते हैं, तो लोकतंत्र का पालन कहां यहां हो रहा है? लोकतंत्र का पालन तो विदेशों में हो रहा है। आप जा करके देखिए, छोटे छोटे राष्ट्र हमसे बहुत आगे हैं। विकसित राष्ट्र, यह ठीक है कि वहां उपभोक्ता संस्कृति और वहां खान पान, रहन सहन की परिस्थितियां बिल्कुल हमसे हजारों गुना सुदृढ़ हैं, और हम ये मानते हैं कि हम जितना उत्थान करेंगे, मैंने मनुष्य के हित के बारे में जितना सोचेंगे, जितना सुख सुविधा का उपभोग करेंगे, उतना ही हमारा देश गर्त की तरफ जाएगा। हम
कुछ करना नहीं चाहते। पहले की एक व्यवस्था थी कि अक्षर भी नहीं थी, लोग सब कुछ मौखिक याद करते थे, सारे वेद याद कर जाते थे, सारे पुराण याद कर जाते थे, सारे महाभारत, सारा महाभारत, सारा रामायण उन्हें कंठाग्र था। आज किसी को कुछ भी याद नहीं। क्यों? कि अब सब कुछ उनको इंटरनेट पर मिल जा रहा है। हालांकि इंटरनेट पर जो मिल रहा है वो सब कुछ सही हो या नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर डालने वाले सब विद्वान नहीं हैं, उसमें बहुत सारे मूर्खराट भी हैं, लेकिन वो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और मानव की दृष्टि संकुचित भी तो है। अगर सबकी नहीं है तो बहुतों की है। तो अगर आज ताम्रपत्र पर यह लिखवा करके कि 2023 में द्वारिकानाथ त्रिपाठी इस देश के राजा थे, लिखवा करके और 10 फीट गहरे जमीन में गाड़ दूं, और कभी खुदाई अगर होती है तो ताम्रपत्र मिलेगा और उस पर तमाम इतिहासकार अनुमान व्यक्त करना शुरू करेंगे। तो अनुमान व्यक्त करना शुरू करेंगे तो इसका मतलब यह हो गया कि हमारी जो दृष्टि है वो पैनी दृष्टि नहीं है। और यही कारण है कि भारत के आज, अच्छा, फिर बहुत जल्दी लोग भूल भी जाते हैं, कृतियों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आज किसी भी आदमी से 10-5 ऋषियों का नाम पूछा जाए जो उत्कृष्ट कवि हुए हैं, अब व्यास से बड़ा कोई कवि तो नहीं हुआ जिन्होंने 1 लाख श्लोकों का महाभारत लिख दिया, 18 पुराण लिख दिया, 18 उपपुराण, 18 औप्य पुराण। ये सारे ग्रंथ जिन्होंने लिखा, योग शास्त्र लिखा, तमाम कविताएं, कौन सा ऐसा ग्रंथ है और किस भाषा का कोई ग्रंथ बता दीजिए जिसमें 1 लाख कविताएं हों। व्यास का महाभारत तो है जिसमें 1 लाख कविताएं हैं। तो भारत के इन रत्नों को आज को याद रखा है क्या? कितने लोगों को मालूम है कि वाल्मीकि ने रामायण लिखा है? कितने लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं? अब तो तुलसी का दोहा भी नहीं पढ़ा जाता। तुलसी, भाई पहले एक समय था जब हम लोग पढ़ा करते थे कि पूरे राज्य में बेसिक हिंदी रीडर था। अब हर स्कूल का पाठ्यक्रम अलग है, वो अलग अलग पढ़ाता है, कोई कुछ पढ़ाता है, कोई कुछ पढ़ाता है, कोई। अब जब बच्चे वो कंपटीशन में जाते हैं, उच्च शिक्षा, तो उच्च शिक्षा की स्थिति भी बड़ी भयानक है, बड़ी खराब है। उच्च शिक्षा में जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें बैठाया जा रहा है अपने पद के प्रभाव से, योग्यता के प्रभाव से और ज्ञान के प्रभाव से, वो नहीं बैठ रहे हैं, किसी के पद प्रभाव में वो बैठ रहे हैं। तो वो भारत का कितना उत्थान करेंगे, भारत के बारे में उनका क्या चिंतन होगा, भारत को वो कैसा देखना चाहेंगे, ये तो आज की परिस्थितियों पर निर्भर कर रहा है। लेकिन भारत वह नहीं है जैसा हम इसको समझते हैं आज, और न वैसा रहा है जिसका मैं बनाना चाहता हूं आज। भारत की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि ये सबको अपनाया है, किसी को भी दुदकारा नहीं है, सबको अपनाया है, सबको गले लगाया है। और इसीलिए एक जो अवधारणा हमारी विकसित हुई
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। सभी सुखी कब होंगे? ये कितनी बड़ी उत्कृष्ट मानसिकता है, यह चिंतन का कितना सुसंस्कृत रूप है कि हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये आज तो नहीं है, आज तो हम कहते हैं अहम भवामि सुखी। सर्वे भवन्तु सुखिनः ये खत्म कर दिया हमने, अहम भवामि सुखी यह मैंने मान लिया, मैं सुखी हूं। तो मैं सुखी होता हूं, भवेयम अहम सुखी, मैं सुखी हूं, इसका मतलब कि और कोई ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा तो हम खत्म कर दे रहे हैं। जब सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा खत्म कर रहे हैं तो हम भारतीय कैसे हैं? हम जब भारतीय नहीं हैं तो फिर भारत का यशोगान, भारत का यशोगान तो भारत के लिए है ना, और भारत सबको मिला करके है। जमीन, पहाड़, नदी, जीव जंतु, वनस्पति, सबको मिला करके भारत है। तो हम ही केवल सुखी क्यों रहें? सर्वे भवन्तु सुखिनः या क्यों नहीं हो? सभी सुखी हो, सभी निरामय हो, किसी को कोई रोग ना होवे। आज लोगों के मन में यह कुंठा है कि फला व्यक्ति सुखी क्यों है, वह दुखी क्यों नहीं होता है। तो अगर यह चिंतन है तो हम भारतीय नहीं हैं। भारतीय का चिंतन तो यह हो ही नहीं सकता। भारतीय का चिंतन तो यह होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो इसलिए भारत को किसी एक रूप में देखना, यह शायद हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। भारत केवल भूखंड नहीं, भारत केवल एक परिधि नहीं, परिक्षेत्र नहीं, केवल नदियां नहीं, केवल पहाड़ नहीं, केवल मनुष्य नहीं, केवल जीव जंतु नहीं, पशु पक्षी नहीं, कीट पतंग नहीं, बल्कि सबका समूह भारत है। और सबका समूह जब भारत है, जब बंकिम चंद्र उपाध्याय ने वंदे मातरम कह करके भारत को माता माना, रविंद्रनाथ टैगोर ने पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तरंग तक को, पानी के लहरों को भी टैगोर साहब ने भारत माना। बुलबुले को भी, जो सत्य नहीं है, उठता है और फिर अपचित हो जाता है। लेकिन बड़ी बात है कि उठता तो है। दूध का झाग भी भारत है, समुद्र की लहरें, गंगा की लहरें, यमुना की लहरें भी भारत हैं। तो सब कुछ जब भारत है तो फिर हमारे मन में घृणा क्यों, द्वेष क्यों, ईर्ष्या क्यों? जब सब एक हैं, सबको मिला करके भारत है, इसका मतलब कि भारत जो है यह ब्रह्म स्वरूप है। ईश्वर सब में है और सब ईश्वर में है। तो सब में भारत है और भारत में सब है। तो भारत ईश्वर का पर्याय बन सकता है और उसमें कोई एक व्यक्ति जगत गुरु नहीं बन सकता। अगर वो कहता है तो मुझे लगता है
कि वो गलत कहता है, और उसके लिए अगर कोई कहता है तो मुझे लगता है कि वो उससे भी गलत कहता है, क्योंकि वो चरित्रहीन, चाटुकार और मत्सरी है। चरित्रहीन है, मत्सरी है और चाटुकार है। क्यों? कि भारत सब मिला करके है, कोई एक भारत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक को भारत ना माना जाए, हर एक को भारत माना जाए और सबको भारत माना जाए। हर एक स्वतंत्र तो है अपने आप को कुछ भी कहने के लिए, लेकिन कुछ भी कह लेने मात्र से वो कुछ भी बन तो नहीं जाता। एक भ्रम फैलता है समाज में कि कुछ भी ना होते हुए वो अपने को सब कुछ मान रहा है। तो ये भ्रम है, संशय है, इस पर तर्क की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी अयथार्थ अनुभव है। तो भारत में अयथार्थता का स्थान नहीं है, भारत में सर्वज्ञता का स्थान है, ज्ञान का महत्व है भारत में, अज्ञान का महत्व नहीं है। इसीलिए जितने भी ग्रंथ हैं उसमें अज्ञान का विरोध है, सज्ञान का सम्मान है। और इसीलिए विद्या को सर्वोपरि माना। विद्या ददाति विनयम, विनया देव पात्रताम, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धना धर्मस्ततः सुखम, धना धर्मस्ततः सुखम। धर्म से धर्म और धर्म से सुख। अब धर्म, ये भारत की विशेषता है कि इसमें एक धर्म नहीं है। वास्तव में तो जितने व्यक्ति हैं उतने धर्म हैं, जितने व्यक्ति हैं उतनी जातियां हैं, जितने व्यक्ति हैं उतना धर्म है। क्योंकि स्वभाव जो है वो स्वभाव है, वो प्रभाव नहीं है। स्वयं का जो भाव है वो एक है और हरेक में है। तो हरेक में एक नहीं है, हरेक में एक तो केवल ईश्वर है और हरेक में एक तो केवल भारत है। लेकिन हरेक का अपना स्वभाव है, निजी भाव है। इसलिए जब वैयाकरणों ने काम करना शुरू किया तो जाति, व्यक्ति, लिंग, संख्या और कारक की अवधारणा विकसित की। यह भारत का ही एक अंग है, क्योंकि भारत के जितने ज्ञान हैं, हर ज्ञान का अपना वैशिष्ट्य है, अपना महत्व है। और हरेक ने इतनी गहराई में जाकर के काम किया, इतनी गंभीरता से काम किया कि उसने अपना काम केवल काम तक सीमित नहीं रखा। अब जैसे व्याकरण का जो उद्देश्य था, पहला उद्देश्य रक्षो हागम लघ्व संदेहा, वो उतने तक सीमित नहीं रहा। वह बहुत आगे बढ़ करके केवल वेद के लिए वो नहीं रहा, वो लोक के लिए भी रहा। और लोक के लिए जब हुआ तो कालिदास वाग अर्थाविव संपृक्त कह पाए, इसको बिल्कुल बांध दिया। वाक्च अर्थश्च वागर्थ, वागर्थौ द्वंद्व समास किया। वाणी और अर्थ दोनों को सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, शब्द नित्य है, अर्थ नित्य है, दोनों का संबंध नित्य है, तो वागर्थाविव संपृक्तौ। तो भारत जो है वो एक ऐसा देश है, जब हम देश के रूप में इसको मानते हैं तब हम मानते हैं कि भा में रत है, प्रकाशमय है। लेकिन उस प्रकाश की अनुभूति सिर्फ और सिर्फ उसको होगी जो
अनेकता में एकता को स्वीकार करेगा। जो एकता में अनेकता को मानता है वह व्यक्ति हेय है, जो अनेकता में एकता को मानता है वह व्यक्ति स्वीकार्य है। और यही भारत की विशेषता है। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।